हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 10/10। दोस्तों, शुरुआत में हमें ये एक नॉर्मल स्टोरी लगती है, लेकिन आगे जाकर हमें कहानी का असली ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कहानी शुरू होती है कैथली नाम की एक औरत से, जो हर रोज़ की तरह अपने काम को शुरू करने से पहले कॉफ़ी के लिए आई है, जिसके बाद वो योगा के लिए जाएगी। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कोई अनजान आदमी उस पर नज़र रखे हुए, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, वो सब कुछ देखे जा रहा है। यहाँ तक कि वो उसके योगा क्लासेस के बाहर भी उसका वेट कर रहा है। आखिर ये आदमी कौन है और ये करना क्या चाहता है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब कैथी के बाहर आते ही वो आदमी काफी एक्टिव हो जाता है और कार से उतरकर उसका पीछे जाने लगता है। तभी वो उसके मुंह पर पॉलिथीन डालकर उसे गिरा देता है और उसके हाथ पैर बांधकर डिग्गी में डाल देता है और कार को भगाते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। बीच रास्ते में उसे 2 ऑफिसर भी दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ पता नहीं चलने देता। इसके बाद वो उसे एक अलग रूट से घर लेकर आता है, पर यहाँ उसका घर भी जंगल के बहुत ही अंदर था, जहाँ पे किसी ऐसे नॉर्मल इंसान का आना तो मुश्किल था। अब वो कैथी को कार से बाहर निकालकर एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था और साइज में बहुत ही छोटा था, जैसे कि 10/10। ये रूम बाहर से विजिबल नहीं था, यानी कि कोई आम इंसान अगर इसे ढूंढने की कोशिश करे तो वो देख नहीं पाएगा। ये सब देख के इतना तो पता चल गया था। अब ये सारी चीजें देखकर हमें इतना तो पता चल जाता है कि इस आदमी ने ये सब बहुत पहले से प्लान करा हुआ था और बस सही समय का इंतजार कर रहा था, और आज उसे मौका मिल गया। कुछ देर बाद वो रूम में दोबारा जाता और अब वो पहली बार कैथी से बात करता है। वो बस उसका नाम जानना चाहता है, जिसके बताने के लिए कैथी खुद का मुंह खोलने के लिए कहती है, और मुंह खोलने पर वो चिल्लाना शुरू कर देती है, इसलिए वो दोबारा उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ उस आदमी के बारे में भी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि उसका नाम जॉन है और वो प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। वो कैथी से कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। लेकिन वो उसके साथ कोऑपरेट करने को रेडी नहीं थी, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। अब बाहर आने पर वो कंप्यूटर में उस रूम में लगे साउंड रिकॉर्डर को सुन रहा था, ताकि वो कैथी की आवाज को रिकॉर्ड कर सके। पर इतना सब कुछ क्यों कर रहा है वो? जॉन और कैथी के बीच में क्या रिश्ता है और वो कौन है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। जॉन अब सारे सबूतों को मिटाने में लग जाता है, जैसे कि वो सबसे पहले अपनी कार को साफ करता है, उसमें जो भी चीजें रखी थी सब कुछ बाहर निकाल लेता है, जिसमें एक बंदूक थी। इसके बाद वो घर के फ्लोर को साफ करता है ताकि कोई भी स्टेन ना बचा रहे। वहीं दूसरी ओर कैथी उस अंधेरे भरे रूम में कैद हुई पड़ी थी। वो जैसे तैसे खुद के मुंह से टेप को हटा लेती है, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। तभी उसे एक शाफ्ट दिखता है, जिसकी वेंटिलेशन बाहर जाकर खुलती थी। तो वो बड़ी ही मुश्किलों से खड़ी होती है और जाकर उसके पास चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये जगह एक सुनसान इलाके में है और यहाँ किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। तभी वहां जॉन आता है, जो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम चिल्ला रही थी ना। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी, जिसे देखकर कैथी समझ जाती है कि ये शायद उसे मारने के लिए आए या फिर उसके साथ कुछ बुरा करने आए। तो कैथी उसे पैसों का ऑफर देती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब इस बात से हमें साफ पता चल जाता है कि उसका कोई और मकसद है कैथी को अगवा करने का। वो कैथी से एक सवाल पूछता है कि मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तब कैथी कहती है कि मेरा नाम है कैथी नोलैंड, जिसे सुन के जॉन उदास हो जाता है और चुपचाप बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो टीवी को ऑन करता है और न्यूज देखने लगता है, जो शायद किसी केस की थी, और उसे देखकर वो कुछ खास खुश नहीं होता। इसके बाद वो कैथी के बैग्स को चेक करता है, शायद उसमें उसे कोई मतलब की चीज मिल जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने किसी गलत आदमी को उठा लिया है। उस समय के बाद वो खुद और कैथी के लिए खाना बनाता है, लेकिन उसी समय वो एक बार फिर टीवी ऑन करता है और इस बारी उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। शायद आज किसी केस का जजमेंट आया, जिससे कि उसका कोई रिलेशन है, पर ऐसा लग रहा है कि ये फैसला उसके खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कैथी बेचारी तड़प रही है। खुद को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इन सब से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। वो रूम तभी ओपन हो सकता है जब उसे बाहर से कोई खोले, इसलिए अब उसे इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि कब जॉन आएगा और रूम को खोलेगा। इसी बीच वो अपने बंधे हुए हाथों को आगे कर लेती है। उधर जॉन रूम में खाना लेकर एंटर होता है और तभी कैथी उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसके हाथ अब आगे आ चुके थे। वो उसे बहुत बार घूंसे मारती है, यहाँ तक कि वो बाहर रखे फ्लावर पॉट से उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे कुछ देर के लिए जॉन बेहोश हो जाता है। अब यही सही मौका था उसे यहाँ से भागने का, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि सारे डोर्स तो लॉक्ड है, जिसका पासवर्ड सिर्फ जॉन को पता है। तो वो फोन से 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि उस पूरे एरिया में नेटवर्क ही मौजूद नहीं था। वो चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये पूरा घर साउंड प्रूफ था, यानी कि वो एक सीक्रेट रूम से निकलकर दूसरे सीक्रेट रूम में पहुंच चुकी है, जिसके बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। उसी दौरान वहां पर जॉन आ जाता है, जो काफी नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
वो उसे खाने के लिए इनवाइट करता है और वही ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो सब कैथी के समझ से बाहर था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर ये आदमी उसे चाहता क्या है। अगर वो उसको मारना चाहता है तो मार दे, या फिर उसे पैसे चाहिए तो वो भी उसे देने के लिए तैयार है। लेकिन जॉन तो बस उससे एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, और कैथी उसको एक वही जवाब दे रही थी कि कैथी नोलैंड, जिसे सुन के जॉन को कुछ खास खुशी नहीं मिलती। शायद वो कुछ और सुनना चाहता है उसके मुंह से, पर यहाँ उसके पेशेंस लेवल का टेस्ट होता जा रहा है। वो आखिर कितना बर्दाश्त करेगी। इसलिए आखिर में वो कैथी पर हमला कर देता है और जिसमें उन दोनों को चोट भी आती है। और तभी जॉन नोटिस करता है कि उसकी मेड आ गई है और इसलिए कैथी को मार कर वो बेहोश कर देता है और फिर से उसे रूम में बंद कर देता है। देन बाहर आकर वो अपनी मेड से कहता है कि आज मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाइए। और वो उसके घर को ऐसे बिखरे हुए देखकर थोड़ा हैरान थी, इसलिए वो उसकी वजह पूछती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता और मेड वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद जॉन सारे बिखरे हुए सामानों को सही करता है और उस चाकू को भी साफ करता है जिससे कैथी ने उस पर हमला किया था। वो खुद और कैथी दोनों की मरहम पट्टी करता है, पर उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैथी ने एक बार फिर से फोन को चुरा लिया है और अब वो उसे 911 पर दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से उसके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि यहाँ सिग्नल मौजूद ही नहीं था। बाहर हम जॉन को देखते हैं जो उसी केस के बारे में न्यूज में देख रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि कोई भी एविडेंस ना मिलने की वजह से कोर्ट जल्दी ही सबको छोड़ देगी। यहाँ में एक और चीज पता चलती है कि ये केस असल में 3 लोगों की मौत का था, जिसमें कोर्ट जल्दी ही सबको रिहा करने वाली है क्योंकि किसी को कोई सबूत नहीं मिला। अब जॉन एक बार फिर से कैथी के पास जाता है और उसे कई सवाल पूछता है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज बोलती है कि मुझे जितना भी पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन जॉन के दिमाग में क्या चल रहा था ये ना तो हमें पता है और ना ही कैथी को। उसे सब कुछ पूछता है, लाइक उसके मॉम डैड के बारे में, उसके सिबलिंग के बारे में, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उसके हस्बैंड क्या करते हैं, एवरीथिंग। लेकिन ये सब जॉन को फेक लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुमने पास्ट में क्या किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपने मुंह से बता दो। लेकिन वो चुप रहती है तो जॉन गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके साइड से होकर गुजरती है और ये बस उसे डराने के लिए था। और होता भी ऐसी है, कैथी से बहुत डर जाती है और जॉन भी कहता है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो उसे सच में मार देगा। यहाँ धीरे धीरे खुलता है इस पूरी कहानी का असली पत्ते। वो बताती है कि मैंने अपने पास्ट में किए कुछ गुनाहों की वजह से अपना सब कुछ बदल दिया, मेरी लाइफ, मेरी आईडी, मेरा पासपोर्ट, नाम, यहाँ तक कि मैंने अपना हुलिया भी चेंज कर दिया। इसके बाद जॉन कहता है कि तुम्हारा जन्म असल में मियामी में हुआ था, तुम्हारी मॉम एक नर्स थी और तुम्हारे डैड एक फुटबॉल टीम के कोच थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी और से शादी कर ली जिसकी वजह से तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने खुदकुशी कर ली, जिसके कुछ दिनों बाद तुम्हारी मॉम भी मारी गई। कैथी ये सुनकर शौक थी कि आखिर उसे इतना सब कुछ उसके बारे में कैसे पता, ये तो आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। और आखिर में वो एक बार फिर से उसका नाम पूछता है। तब कैथी अपना रियल नेम बताती है जो कि था नतालिया। कैथी तो असल में उसकी ट्विन सिस्टर का नाम था जिसने खुदकुशी कर ली थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि नताली ने अपने पास्ट में क्या किया था, ये तो बस उसे और जॉन को ही पता था। बाहर आने पे जॉन टीवी में अपने बच्चों की वीडियोस देखता है, जिसे हमें पता चलता है कि उसकी एक फैमिली भी है और उन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। नतालिया एक बार फिर से 911 पर कॉल लगाती है, लेकिन इस बारी वो उस फोन को शाफ्ट के करीब ले जाती है, जहाँ पे फोन कनेक्ट हो जाता है और वो फौरन खुद का नाम और जॉन की कार के बारे में ऑफिसर को बताती है। पर इससे ज्यादा और कुछ वो नहीं कह पाती क्योंकि तब तक फोन बंद हो जाता है। पर वहां जॉन को भी पता चल चुका था कि फोन गायब है, इसलिए वो फौरन रूम में जाता है और उस फोन को तोड़ देता है। अब यहाँ जॉन के लिए सब इरिटेटिंग होता जा रहा था, इसलिए वो अब सीधा पॉइंट पे आता है और नतालिया से पूछता है कि वो पास्ट में किस हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वो कहती है कि सेंट लूथियंस, और ये वही हॉस्पिटल था गाइस जहाँ पे कुछ सालों पहले अचानक से 3 मरीजों की मौत हो गई थी। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो केस जॉन बार बार देख रहा था वो असल में इसी 3 लोगों की मौत का था, लेकिन उसमें बताया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो असल में एक नेचुरल डेथ। लेकिन जॉन ये सब मानने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि उनकी मौत किसी गलती की वजह से हुई है या फिर उन्हें मारा गया है, और इन 3 लोगों में से उसकी वाइफ भी मौजूद थी। यही बात वो नतालिया से भी कहता है, पर वो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, हॉस्पिटल की गलती है, ये सब मैं तो निर्दोष हूँ, तभी मैं बाहर हूँ। अब यहाँ में एक और बात पता चलती है कि जो 3 लोग उसमें मारे गए थे उसमें जॉन की वाइफ क्लेयर भी मौजूद थी। तो अब यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी कि असल में इस कहानी में चल क्या रहा है। अब यहाँ जॉन नतालिया से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी वाइफ की 1 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक से उसके सारे ऑर्गन कैसे फेल हो गए और ये उसकी मौत की वजह कैसी हो सकती है। ये सब जानने के लिए जॉन ने बहुत जगहों पर छानबीन करी, तब जाकर उसे कुछ सबूत मिले, जैसे कि जब उसकी वाइफ की लाश मिली तो उसके हाथ में वेडिंग रिंग मौजूद नहीं थी, पर रियलिटी में वो कभी भी उसे उतारती नहीं थी। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है?
यही सब सोचते हुए वो बाहर आ जाता और अपनी वाइफ और अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जिसमें वो बहुत खुश लग रहे थे। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, जैसे कि उसकी वाइफ तो कभी ड्रिंक नहीं करती, तो उसका किडनी फेलियर कैसे हो सकता है। इस सब बातें को लेकर वो एक बार फिर से नतालिया के पास जाता है, लेकिन इस बार वो और रूड हो चुका था, क्योंकि उसे सच्चाई पता थी कि असल में उसकी वाइफ का खून हुआ है, जो कि नतालिया ने ही किया है। और अब उसके पास एविडेंस भी मौजूद है जो उसके खून के सैंपल से मिले हैं। उसे साफ साफ कहता है कि अगर तुम सब कुछ सच बता रही हो या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूं। तब जाकर नतालिया सब कुछ सच कबूल करती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी वाइफ का खून किया है, और उन 2 लोगों का भी। अब यहाँ वो पूरा रीजन बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड एक लड़की के साथ भाग गए, जिसके बाद मेरी माँ की सबके सामने बेइज्जती होने लगी। मेरी बहन ने खुद की जान ले ली, और उस दिन के बाद से मुझे उन लोगों से नफरत होने लगी जो अपने चाहने वालों को चीट करके किसी और के साथ भाग जाते हैं। जब मेरी हॉस्पिटल में जॉब लगी तो मैंने तुम्हारी वाइफ को पहली बार देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि क्लेयर की तो पूरी फैमिली है, पर उसका किसी और के साथ अफेयर है। अब ये सुन के जॉन के होश उड़ जाते हैं कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। इससे आगे वो बताती है कि वो आदमी उसे हॉस्पिटल में मिलने भी आता था। और रही बात वेडिंग रिंग की, तो वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि असल में जब क्लेयर की बॉडी मिली तो वो नाइट ड्रेस में थी, और उसने कोई भी रिंग नहीं पहनी थी, क्योंकि वो उस दिन असल में उसी आदमी से मिलने गई थी, अपने पति से झूठ बोलकर। मैंने ये सब बहुत दिनों तक नोटिस किया, और फिर जाकर एक दिन मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना ही बेहतर है जो अपनों को धोखा देते हैं। कोर्ट में बहुत दिनों तक मेरा ट्रायल चला, पर पुलिस को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद मैं रिहा हो गई। अब ये सब बातें जॉन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने कम से कम ये तो एडमिट कर लिया कि आखिरकार उसने अपने वाइफ के कातिल को पकड़ लिया है। ये सब उसने रिकॉर्ड भी कर लिया था, यानी कि उसके पास अब सबूत भी मौजूद है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, क्या जो उसने बताया वो सही था? इसी चीज से परेशान होकर वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले आए हैं जिन्होंने उसकी कार से उसका एड्रेस पता लगाया है। असल में ये नतालिया के कॉल से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें कुछ खास यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। उधर नतालिया देखती है कि रूम के फ्लोर की एक टाइल उखड़ रही है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर बहुत देर कोशिश करने के बाद तब जाकर वो टाइल थोड़ा सा बाहर आ पाती है। उसी दौरान वहां जॉन आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुमने जो भी कुछ किया वो गलत था, क्योंकि तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि तुम मेरी वाइफ की जान लो। अगर वो गलत थी तो मुझसे आकर तुम्हें बात करनी चाहिए थी, तुमने मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और वहां जाकर तुम्हें ये सब कन्फेस करना होगा। लेकिन नतालिया मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो किसी को भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगी, और इसके तुरंत बाद ही वो स्टाइल से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो गिर जाता है, और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से बाहर आ जाती है। दोनों में एक बार फिर से हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इस बारी नतालिया के हाथ लग जाती है जॉन की बंदूक, जो वो उस पर तान देती है। लेकिन तभी घर में एंट्री हो जाती है मेड और जॉन की बेटी समर की। अब वो दोनों कुछ समझ पाते कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है कि तब तक नतालिया मेड को गोली मार देती है, जिससे वो मारी जाती है और समर को बंदी बना लेती है, जिसे देखकर जॉन घबरा जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, तुमने जो कुछ भी बोला वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। और ये सुनकर नतालिया घबरा जाती है, जिसका फायदा उठाकर जॉन उस पर हमला कर देता है और उसके कंधे पर शूट कर देता है। इसके बाद वो समर और घर की सारी हार्ड ड्राइव लेकर वहां से गैराज में आ जाता है और कार को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वहां भी नतालिया आ जाती है क्योंकि वो अभी जिंदा थी। और इसके बाद उनके बीच में एक घमासान वाली फाइट होती है, लेकिन इसमें जॉन चालाकी दिखाता है। वो तेजी के साथ गैराज का शटर गिरा देता है, जो जाकर नतालिया के ऊपर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इसी दौरान समर ने पुलिस को कॉल भी कर दिया था, जो वहां पर पहुंच गई थी, जिसे जॉन सारी रिकॉर्डिंग दे देता है, जिसे नतालिया दोषी करार हो जाती है, जिससे नतालिया दोषी साबित होती है और आखिरकार उसने अपनी वाइफ का बदला ले लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उसकी वाइफ का सच में अफेयर था? क्या नतालिया ने सही किया क्लियर को मारकर? जहां तक मुझे लगता है कि किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी इंसान को वो मारे। चलो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।